जापान के शहर टोक्यो से 524 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। उड़ान के 12 मिनट बाद अचानक से प्लेन में लगातार 2 धमाके एहसास हुए। स्टार्टिंग में पायलट को लगा शायद से ये धमाका हुआ है इंजन में। अगर ऐसा होता तो पायलट प्लेन को किसी तरह से नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करा सकता था, पर प्लेन में प्रॉब्लम कुछ और ही थी। टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को समस्या के बारे में बताने की कोशिश की गई, मगर बहुत देरी हो चुकी थी। बोइंग 747 की फ्लाइट 123 अचानक से नीचे पहाड़ी की तरफ जाने लगी। ये समय था 12 अगस्त सन 1985 का। Japan Airlines 747 crash in 1985. From Tokyo Airport, there was an explosion. On August 12, 1985, Japan Airlines Flight 123, preparing for takeoff from Haneda Airport in Tokyo. A Boeing 747 carrying 524 people careens out of control in the skies above Japan. On Japan Airlines Flight 123, on August 12, 1985. स्टोरी की शुरुआत हुई 12 अगस्त सन 1985 को। आज बोइंग 747 की जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 शाम के 6 बजे टोक्यो की हेनेडा एयरपोर्ट से जाने वाली थी ओसाका, मगर किसी रीजन की वजह से फ्लाइट 12 मिनट लेट हो गई, जो 6 बजे की बजाय 6:12 पर टेक ऑफ हो गई। इस प्लेन में पूरे 524 लोग मौजूद थे, जिसमें 3 कॉकपिट क्रू तथा 12 कैबिन क्रू। इसके पायलट थे मसामी ताकाहामा, जिसकी उम्र थी 49 वर्ष, तथा फर्स्ट ऑफिसर ताकाहामा, जिन्हें 12,403 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। 4,842 घंटे इसी फ्लाइट का है। तीसरे 46 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकिदा, जिन्हें 9,831 घंटे फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 3,846 घंटे इसी प्लेन का है। फ्लाइट के उड़ान के मात्र 12 मिनट बाद 6:24 पर प्लेन जब हिगाशिजू के पास पहुंचा, तो अचानक कंटिन्यू 2 बार प्लेन में धमाका हुआ। स्टार्टिंग में पायलट को लगा शायद से ये धमाका इंजन में हुआ है, लेकिन जब इसे मैनुअली चेक किया गया तो पता चला ये धमाका इंजन में नहीं, इंजन तो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। यानी जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल नहीं था। धमाके के कुछ ही सेकंड बाद डीकम्प्रेशन महसूस हुआ, क्योंकि फ्लाइट का पिछला भाग टूट चुका था। दरअसल फ्लाइट की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो हवा पतली होने के कारण दबाव कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में अंदर बैठे हुए पैसेंजर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। पायलट तथा पैसेंजर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे, इसलिए प्लेन के इंजन से ही बाहर की हवा को अंदर लिया जाता है। ऐसा करने पर प्लेन में अंदर से बाहर की तरफ दबाव बढ़ता है, पर इस प्रेशर को सहने के लिए प्लेन का फ्रेम सक्षम होता है। लेकिन इस धमाके के बाद प्लेन में डीकम्प्रेशन होने लगा, पैसेंजर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। इसका रीजन एक ही था, प्लेन में जरूर कहीं पर होल हुआ है। इस धमाके के तुरंत बाद प्लेन का नोज कभी ऊपर जाता था तो कभी नीचे। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पायलट ताकाहामा ने तुरंत ट्रांसपोंडर को सेट किया। इमरजेंसी की सूचना तुरंत टोक्यो एयर कंट्रोल सेंटर को दी है। प्लेन जैसे एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाने में कामयाब हुआ, तो पायलट ने उन्हें सारी बातें बताई, प्लेन में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी। कंट्रोल टावर से ये कंफर्म करना बहुत ही जरूरी था आखिर में प्लेन में प्रॉब्लम क्या आई है, पर असली रीजन क्या था ये तो पायलट को भी नहीं पता। पर इतना बताने में कामयाब हुए कि प्लेन में डीकम्प्रेशन हुआ है। प्लेन में कहीं होल होने की वजह से हवा बाहर निकल रही है। एटीसी ने उन्हें तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए कहा। अगर वे जल्द से जल्द प्लेन को टेक ऑफ नहीं किए तो ऑक्सीजन भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। अब तक पायलट को उम्मीद था वे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, पर थोड़ी देर में सिचुएशन इतनी खराब हो गई, कंट्रोल टावर से कहा गया प्लेन को वापस हनेडा एयरपोर्ट पर लाया जाए। यह एक सही डिसीजन था, क्योंकि ओसाका की अपेक्षा हनेडा एयरपोर्ट नजदीक था। पायलट ने प्लेन को दाहिने तरफ ले जाने की कोशिश की है, मगर प्लेन उनके नियंत्रण से बाहर जा चुका था। इस समय उनमें से किसी भी पायलट ने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया था। बिना ऑक्सीजन मास्क के प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, जिस वजह से उनके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। वे धीरे धीरे हाइपोक्सिया का शिकार होने लगे। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिससे इंसान की सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। जब प्लेन बेकाबू हो चुका था तो प्लेन को आसपास के एरिया में ही लैंड करने की तैयारी करने लगे, मगर पहिया खुल ही नहीं रहा था। फ्लाइट इंजीनियर ने बताया हाइड्रोलिक दबाव कम हो रहा है। एक साथ प्लेन में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि प्लेन को ज्यादा समय तक हवा में उड़ाए रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए कैप्टन ताकाहामी पायलट को प्लेन को नीचे ले जाने की अनुमति दे दी है। 6:26 पर प्लेन इस समय सुरगबे के ऊपर था। हानेडा के करीब जाने की बजाय ये उससे दूर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। टोक्यो कंट्रोल सेंटर से दोबारा विमान पर संपर्क बनाया गया। पायलट से प्लेन के अंदर हो रहे सिचुएशन के बारे में पूछा गया, मगर पायलट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि पायलट अभी भी प्लेन के हाइड्रोलिक्स को ऑन करके आसपास लैंड करने की तैयारी में थे। फ्लाइट इंजीनियर बार बार कैप्टन को बताने की कोशिश कर रहा था हाइड्रोलिक प्रेशर खत्म हो चुका है, पर ऑक्सीजन की कमी से सभी हाइपोक्सिया में थे। ऐसी स्थिति में इंसान बेहोशी की हालत में जाने लगता है।
पर उस समय सिचुएशन ऐसी थी वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब दोबारा से कंट्रोल टावर से संपर्क हुआ तो उन्हें फिर से 90 डिग्री मुड़कर एयरपोर्ट पर आने के लिए कहा गया। इस बार कैप्टन बताने में कामयाब हुए, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बेकाबू प्लेन 6:31 पर शिजुओका के ऊपर से गुजर रहा था। एटीसी ने पूछा क्या आप अपनी ऊंचाई कम कर सकते हैं? कैप्टन ताकाहामा ने उत्तर दिया, इस समय हमारी ऊंचाई 7300 मीटर है, 7 किलोमीटर से ज्यादा। जब कंट्रोल टावर से कंफर्म हो गया वे वापस नहीं आ सकते तो पायलट को नगोया एयरपोर्ट पर जाने के लिए कहा गया, पर एयरपोर्ट यहाँ से करीब 133 किलोमीटर दूर था। इसलिए कैप्टन ने साफ इनकार कर दिया वहां जाने से, क्योंकि वहां जाने से हेनेडा एयरपोर्ट पर जाना ही ठीक होगा। आगे चलकर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पता चला फ्लाइट नीचे नहीं बल्कि अनियंत्रित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। इसके 90 सेकंड बाद प्लेन नीचे आने के बाद दोबारा से ऊपर जाने लगी थी। करीब 18 मिनट तक 6000 से 7000 मीटर तक प्लेन अपनी ऊंचाई बरकरार रखा। दोबारा से जापान एयर टोक्यो से पूछा गया क्या वे हेनेडा वापस लौटने की दोबारा कोशिश कर सकते हैं, जिस पर फ्लाइट इंजीनियर ने जवाब दिया प्लेन में इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है, वह नीचे उतर रहा है, उसकी हाइट लगातार कम होती जा रही है। लेकिन जब आखिरी बार पायलट ने इंजन के फुल पावर का इस्तेमाल किया तो एक बार फिर प्लेन कुछ हद तक उनके कंट्रोल में थे, ऊंचाई भी स्टेबल हुई। पर 6:40 पर जब प्लेन पहाड़ी के करीब पहुंचा तो उस समय प्लेन में इतनी पावर नहीं थी कि वो पहाड़ी को पार कर सके। इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर को ऑन करने के लिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया। ऐसा करने पर प्लेन का नियंत्रण दोबारा से उनके हाथ से छूट गया। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर बिना पंख के पक्षी के समान नीचे गिरने लगा। इस दौरान कंट्रोल टावर से लगातार प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर इस बार संपर्क नहीं हुआ। 6:56 पर प्लेन 1530 मीटर की ऊंचाई से 1403 मीटर स्थित माउंटेन टाकामागाहारा के पेड़ों में जाकर टकरा गया। ये सारी घटनाएं मात्र 32 मिनट के अंदर ही हुई थी। प्लेन जब पहाड़ी से जाकर क्रैश हुआ था उस वक्त दिन का उजाला था। इस समय अगर उन्हें बचाने के लिए जाया जाए तो जो लोग जख्मी हालत में होंगे उन्हें बचाया जा सकता था, पर खराब मौसम होने की वजह से जापानी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उनका मानना था इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल है। वे रात के वक्त रेस्क्यू मिशन भेजकर किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। मगर उसी दौरान अमेरिकी वायुसेना का एक विमान C-130 का एक ग्रुप 20 मिनट बाद उस दुर्घटना स्थल को देखने के लिए गया था, जहां उसे जलते हुए जंगल के बीच प्लेन का बिखरा हुआ मलबा दिखाई पड़ा। पर उस वक्त धुंध काफी ज्यादा था, इसलिए पास नहीं गए, दूर से ही सिचुएशन को समझने की कोशिश किए थे। अगर जापानीज गवर्नमेंट चाहती तो अभी इसी वक्त रेस्क्यू मिशन भेज सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन जब यह बात जापानीज गवर्नमेंट को पता चली कि एक अमेरिकी विमान उस दुर्घटना स्थल के पास गया है तो वे लोग उन्हें वहां से दूर जाने को कहने लगे। उनका कहना था यह प्लेन क्रैश हमारे कंट्री में हुआ है, सारी सिचुएशन को हम संभाल लेंगे, आप वहां से दूर हो जाएं। प्लेन क्रैश से करीब 12 घंटे बाद जब सुबह हुआ, सूरज की पहली किरण में रेस्क्यू टीम पहुंची वहां, जहां उन्होंने देखा प्लेन के आसपास पड़े हुए मलबे में अभी भी आग लग रही है। चारों तरफ जली हुई डेड बॉडी बिखरी पड़ी थी। एक एक करके सभी डेड बॉडी को चेक किया जाने लगा। इसी दौरान उन्हें पता चला उनमें से 4 लोग अभी भी जीवित हैं, मगर उनकी कंडीशन थी बहुत ही खराब। चारों लोगों को तुरंत वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी जितने भी प्लेन के बॉडी पार्ट सही सलामत थे उन्हें रिसर्च के लिए भेज दिया गया। प्लेन के मिले बॉडी पार्ट हर ट्रांसपोंडर को डिकोड करने के बाद प्लेन क्रैश का जब रीजन पता करने की कोशिश किया गया तो उन्हें बहुत सारे राज पता चले जो उस प्लेन क्रैश के दौरान पायलट तथा पैसेंजर के बीच हुई थी। दरअसल इस हादसे के 7 साल पहले जब यह प्लेन 2 जून सन 1978 को इटामी एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त उसका पिछला हिस्सा रनवे से जाकर टकराकर डैमेज हो गया था, जिस कारण एएफटी प्रेशर बल को काफी नुकसान हुआ। इस डैमेज को रिपेयर तो किया गया मगर सही तरीके से नहीं, जिस कारण वक्त के साथ साथ उस हिस्से में दरार बढ़ने लगा। यदि अब तक आप स्टार्टिंग से सारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो हमने बताया था प्लेन का यह हादसा हुआ था प्लेन के टेक ऑफ होने के 12 मिनट बाद उस 2 धमाके की वजह से। दरअसल ये धमाका प्रेशर बल्ब से हुआ था। प्रेशर बल्ब के साथ टेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें रडर, एलिवेटर्स, एक्सिलरी पावर यूनिट APU भी टूट गया था। पहला धमाका प्रेशर बल्ब के टूटने के साथ हुआ था, जबकि दूसरा धमाका प्रेशर बल्ब में हुए होल जिससे हवा इतनी तेजी से बाहर निकली रडर ही टूटकर उखड़ गया। इस धमाके ने प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया था। बिना रडर के प्लेन को दिशा देना तथा उसे कंट्रोल कर पाना लगभग असंभव था। इसी कारण प्लेन कभी ऊपर जा रही थी तो कभी नीचे। इसका इन्हें एक दूसरा भी सबूत मिला था। 6:50 पर एक फोटोग्राफर ने उस उड़ती हुई प्लेन का फोटो लिया था, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था वर्टिकल रडर प्लेन से मिस था। प्रेशर बल्ब के टूटते ही अंदर का एयर काफी फोर्स के साथ बाहर निकला था। इसी वजह से अंदर बैठे लोगों को डिकम्प्रेशन का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। प्लेन में बैठे हुए 524 लोगों में से 15 चालक दल तथा 505 यात्रियों की मौत हो गई। सिर्फ बचे थे 4 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे।
चारों पैसेंजर के इलाज के दौरान उन्होंने बताया प्लेन के क्रैश होने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने आसमान में एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा। उनके साथ बाकी बहुत सारे लोग घायल की स्थिति में चीख चिल्ला रहे थे। अगर उस समय रेस्क्यू टीम पहुंच गई होती तो उन चारों के साथ और भी लोगों को जिंदा बचाया जा सकता था, पर ये सारी गलती जापानी गवर्नमेंट की वजह से हुई थी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकी एयरफोर्स को वहां जाने से मना किया कि वो प्लेन क्रैश हमारी कंट्री में हुआ है, इस मामले से दूर रहें। दूसरी ये भी थी कि रात के वक्त कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं भेजा गया, सुबह होने तक इंतजार किया गया। जब उन डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टर ने भी यही बात कही। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मौत बस कुछ ही समय पहले हुई थी। इस हादसे के बाद बोइंग ने अपने प्लेन के डिजाइन में मेजर चेंजेस किए हैं ताकि कैबिन प्रेशर बढ़ने के कारण प्लेन का टेल इस तरह न टूट जाए। इसी के साथ जापान ने अपने सारे प्लेन की अच्छी तरह मरम्मत करने के साथ साथ काफी स्ट्रिक्ट नियम भी बनाए। इसी बदलाव के कारण दुनिया भर की हवाई यात्रा काफी सुरक्षित हो गई, जिस कारण आगे चलकर इस तरह के हादसे बहुत ही कम देखने को मिले। पर आज से करीब 20 साल पहले 2002 में 2 दोस्त ऐसे किसी यात्रा के लिए गए थे, वह भी एक सिंगल इंजन वाले प्लेन से, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।